हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की व्याख्या की क्लास शुरू कर रहे हैं। हमने आपके नवीनतम बुक 2025-26 के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 7 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिए हैं। उन सभी की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अध्याय 1 से लेकर 7 तक सभी के अभ्यास प्रश्न, साथ ही साथ विज्ञान विषय, हिंदी विषय, जो भी विषय की क्लासेस चल रही है वो सब क्लासेस आप आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार देख सकते हैं। तो कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि चैप्टर की व्याख्या भी करवाइए, तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम चैप्टर की व्याख्या की क्लास भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम प्रथम अध्याय पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानचित्र के बारे में कि आखिर मानचित्र होता क्या है। तो देखें, यहां पर आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा। इस चित्र के अंदर क्या बताया गया है? इस चित्र के अंदर अलग अलग आकृति है, जैसे रेलवे स्टेशन है, विद्यालय है, चिकित्सालय है, बाजार है, संग्रहालय है, नगर पंचायत है, आवासीय भवन है। ये अलग अलग चीजें आपको यहाँ पर दिख रही है। इन सभी चीजों से हमें क्या चीज पता चल रही है कि हमने बड़े बड़े स्थानों को छोटे छोटे प्रतीकों के माध्यम से, छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया है। तो मानचित्र का मतलब ही यही है कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है। किसी बहुत बड़े एरिया को जब आपको एक छोटे से कागज के ऊपर दर्शाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक स्थान के लिए छोटे छोटे चित्र या कुछ प्रतीकों या कुछ रेखांकन यानी रेखाओं से बनी हुई आकृतियों का प्रयोग करते हैं। यह स्थानों का पता लगाने के लिए मार्गदर्शक की तरह है, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यानी एक मानचित्र, नक्शा या मैप हमें किसी स्थान के बारे में जानकारी देता है कि वो कहां पर है और वहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है। अब सबने मोबाइल चलाया है, मोबाइल के अंदर आप सबने यूज किया होगा गूगल मैप। क्या आता है? गूगल मैप। गूगल मैप के अंदर जब आप किसी भी स्थान का नाम लिखते हैं तो वो वहां पर जाने का आपके सामने पूरा रास्ता बता देता है कि उस स्थान तक आप कैसे पहुंच सकते हो, वहां पर जाने के कौन कौन से रास्ते हैं। तो मानचित्र क्या है? मानचित्र किसी भी एक बड़े चित्र का प्रतीकों के रूप में, चित्र के रूप में या रेखाओं के रूप में क्या होता है? उसका चित्रण होता है, जो हमें उस स्थान के बारे में पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक, एक गाइड की तरह कार्य करता है। ठीक जैसा कि यहां पर आपको चित्र में भी दिया हुआ है एक काल्पनिक लघु नगर का मानचित्र, जहां पर इस नगर के अंदर देखो रेलवे स्टेशन भी है, विद्यालय भी है, चिकित्सालय है, बाजार है, संग्रहालय है, बैंक है, बगीचा है, ये सारी चीजें हैं और इन सभी को रास्तों के माध्यम से जोड़ा गया है। यानी इस मानचित्र, नक्शे को देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि मुझे यदि बाजार से कहाँ जाना है, विद्यालय जाना है, तो कौन से रास्ते का उपयोग करना है। यदि मुझे बाजार से भवन तक जाना है तो कौन से रास्ते का उपयोग करना है। यदि मुझे बाजार से रेलवे स्टेशन जाना है तो मुझे कौन सा रास्ता काम में लेना है। तो ये सारी जानकारी कौन दे रहा है? हमें ये नक्शा यानी मानचित्र दे रहा है। ठीक, आगे बढ़े। अगला शब्द है एटलस या मानचित्रावली। तो देखो, एटलस या मानचित्रावली क्या होती है? तो ये कई सारे मानचित्रों की एक पुस्तक है अथवा कई सारे मानचित्रों का एक संग्रह है। एटलस में क्या होता है? एटलस के अंदर कई सारे नक्शे एक किताब के रूप में जोड़े जाते हैं। मानचित्र अथवा नक्शों की जो पुस्तक होती है उसे हम कहते हैं एटलस या मानचित्रावली। क्या कहते हैं? एटलस अथवा मानचित्रावली। जैसे आप सबने देखी होगी भारत की एटलस। तो भारत के एटलस में क्या होगा? भारत से संबंधित जितने भी नक्शे हैं, भारत से संबंधित जितने भी मानचित्र है, चाहे वो राजनीतिक हो, भौगोलिक हो या अन्य प्रकार के जो भी है,
चाहे वो वायुयान से संबंधित हो, सड़क मार्ग से हो, रेलवे मार्ग से हो, वो सारे के सारे नक्शे उस एटलस के अंदर शामिल होंगे। तो एटलस या मानचित्रावली किसे कहेंगे? मानचित्रों की पुस्तक को हम एटलस या मानचित्रावली कहते हैं। आगे देखो, मानचित्र के प्रकार, इसकी बात हो रही है, मानचित्र के प्रकार की यहां पर बात हो रही है। तो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के मानचित्र मुख्यतः होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। नाम क्या है? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। पहला है भौतिक मानचित्र। तो ये मुख्य रूप से पर्वतों, महासागरों और नदियों जैसी जो प्राकृतिक आकृतियां हैं उनको जो मानचित्र दर्शाते हैं वो होते हैं भौतिक मानचित्र। यानी ऐसे नक्शे जिसमें पर्वत, नदियां, पहाड़, महासागर, महाद्वीप जैसी आकृतियों को बताया जाता है उसे कहते हैं भौतिक मानचित्र। यहां पर जो आपके सामने चित्र दिया हुआ है, जो आपके सामने मानचित्र या नक्शा दिया हुआ है, ये भौतिक मानचित्र है। देखो जैसे यहां पर हिंदू कुश पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, अलग अलग नदियां जिसमें सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती, इसके अलावा यहाँ पर चंबल, नर्मदा, तापी, इधर फिर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक आकृतियां है। तो जिन मानचित्र के अंदर प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है वो मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। अभी मैं आगे विस्तार से भी समझाऊंगा। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या किया जाता है? तो इस मानचित्र में देशों, राज्यों, उनकी सीमाओं और नगरों आदि को दर्शाया जाता है। जब किसी मानचित्र में किसी देश या राज्य या उसकी अलग अलग सीमाओं को या उसमें मौजूद नगरों को उनको बताया जाता है तो उसे कहेंगे राजनीतिक मानचित्र। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में किसी विशिष्ट प्रकार की सूचना जैसे सड़क मार्ग, वर्षा का वितरण, रेलवे मार्ग, वायु मार्ग, इन किसी विशेष प्रकार की सूचना को दर्शाया जाता है उसे कहेंगे थीमेटिक मानचित्र। तो मानचित्र के 3 प्रकार हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। भौतिक के बारे में हमने नक्शा भी देख लिया। अब बात करते हैं, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में किसी देश, उसके भीतर अलग अलग राज्य, उसकी सीमाएं, उसमें मौजूद नगर, उनको क्या किया जाता है? बताया जाता है। जैसा कि आपके सामने भारत का एक मानचित्र दिखाया जा रहा है, यह भारत का एक राजनीतिक मानचित्र है। क्योंकि देखो इस भारत के मानचित्र में अलग अलग राज्यों को उनकी बाउंड्री से बताया हुआ है। साथ ही साथ जैसे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण जैसे स्थान है मैसूर, इधर जूनागढ़, ग्वालियर, इसी तरह इधर देखो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है? ये हमारे भारत देश है। भारत देश के अलग अलग राज्य इसके अंदर डायग्राम के रूप में बताए गए हैं। फिर अलग अलग सीमाएं बताई गई है, भारत के महत्वपूर्ण नगरों को बताया गया है। तो इस प्रकार के नक्शे या मानचित्र को हम एक राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में क्या होगा? किसी विशिष्ट प्रकार की सूचना होगी। कैसी? किसी विशिष्ट प्रकार की सूचना, जैसे कि सड़क हो गया, वर्षा का वितरण हो गया, ऐसी कोई एक जब विशिष्ट प्रकार की सूचना के लिए नक्शा बनाया जाता है तो उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। जैसे यहां पर आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, ये क्या है? ये चित्र है भारत की प्राचीन सभ्यताओं का। इसका चित्र है भारत की प्राचीन सभ्यताओं का। यहां पर एक चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर भारत की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल थे और जो नदियां थी उनके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे यहां पर देखो, जैसे मोहनजोदाड़ो, लखनजोदड़ो, बालाकोट, चंदूहड़ो, धौलावीरा, नागवाड़ा, लोथल, नागेश्वर, गेवेरीवाला, डाबरकोट,
हड़प्पा, कालीबंगा, करणपुरा, भिराना, फरमाना, राखीगढ़ी, रूपनगर, बनावली, ये क्या है? ये कुछ विशिष्ट स्थान है, यानी ये एक प्रकार का विशिष्ट मानचित्र है जिसमें केवल एक ही प्रकार की सूचना को शामिल किया गया है। जैसे लिखा भी हुआ है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियों का मानचित्र, जिसमें पर्वत श्रृंखला और वो सभ्यताएं कौन सी नदी के किनारे पर स्थित थी वो जानकारी यहां पर दी गई है। तो जब भी हम कोई एक विशिष्ट सूचना से संबंधित मानचित्र बनाएंगे उसे कहेंगे हम थीमेटिक मानचित्र। आगे बढ़े, मानचित्र के मुख्य घटक, कि एक मानचित्र के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से घटक है, ऐसे कौन कौन से कारक है जिनसे मिलकर मानचित्र बना होता है। तो मानचित्र के तीन मुख्य घटक है। कितने? तीन। एक है दूरी यानी डिस्टेंस, दूसरी है दिशा यानी डायरेक्शन, और तीसरा है प्रतीक चिन्ह यानी कि सिंबल। एक मानचित्र के तीन मुख्य घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। जैसे यहां पर आपके सामने एक काल्पनिक लघु नगर का मानचित्र दिया हुआ है। यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने अलग अलग स्थानों को छोटे छोटे चित्र या प्रतीकों के माध्यम से बताया है। जैसे विद्यालय का हमने ऐसा चित्र बनाया है, रेलवे स्टेशन का ऐसा बनाया है, चिकित्सालय को ऐसा, बाजार का ऐसा, फिर इन सभी को हमने दूरी बताने के लिए सड़क मार्ग से जोड़ा है, और फिर हमने दिशा के लिए यहाँ पर ऊपर दिशा का एक चित्र भी बनाया है कि ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम दिशा है। तो मानचित्र के तीन घटक हो गए, दूरी, दिशा और प्रतीक। सबसे पहले बात करते हैं दूरी यानी कि पैमाने की। तो देखो, मानचित्र पर इसका उपयोग किया जाता है, मानचित्र पर पैमाना यानी स्केल का उपयोग करके बृहद चित्रों को कागज के एक छोटे टुकड़े पर प्रस्तुत करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पैमाने का उपयोग किया जाता है। देखो, सीधी सी बात है, जैसे आपका घर है और आपका स्कूल है, इसके बीच की दूरी समझ लीजिए 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। तो क्या 100 किलोमीटर को आप कागज के ऊपर बना दोगे? नहीं, ये संभव नहीं है। तो इतनी लंबी दूरी को कागज पर बताने के लिए हम क्या करेंगे? एक पैमाना लेंगे। पैमाना क्या लेंगे? जैसे मैंने माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना? 100 किलोमीटर माना। अब मुझे कोई दूरी बतानी है, वो 500 किलोमीटर है, तो वो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 500 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपके बड़े बड़े बृहद क्षेत्रों को कागज के एक छोटे टुकड़े पर जब हमें प्रस्तुत करना होता है, या उनके बीच की दूरी को हमें कागज पर बताना होता है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? पैमाने का उपयोग करते हैं। यह जो पैमाना है, यह मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। यानी पैमाना कैसे डिसाइड करेंगे कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको कितनी दिख रही है, और धरातल पर उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। उन दोनों का जो अनुपात है वही होगा दूरी, यानी पैमाने का अनुपात। कि मानचित्र पर उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है और धरातल पर उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। आ गया समझ में? जैसे यहां पर सिंपल सी बात है, जैसे यहां पर मैंने लिया है 100 किलोमीटर। कितना लिया है? 100 किलोमीटर। अब हम पैमाना चाह रहे हैं कि इसके आपके कागज के ऊपर इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम कितना लेना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको मैं 1 इंच के बराबर लेना चाहता हूं, या 1 सेंटीमीटर के बराबर लेना चाहता हूं। 1 सेंटीमीटर का जो पैमाना हो गया वो कितना हो गया? 100 किलोमीटर हो गया। अब मुझे कहीं पर 1000 किलोमीटर दूरी बतानी है, तो 1000 किलोमीटर के अंदर मैं किसका भाग दे दूंगा? 1000 किलोमीटर के अंदर मैं 100 का भाग दे दूंगा, तो कितना आ जाएगा? 10 इंच आ जाएगा। 1000 किलोमीटर की दूरी को हम किससे बताएंगे? 10 इंच या 10 सेंटीमीटर से बताएंगे। जो भी आप पैमाना लेंगे उसके आधार पर आप कागज पर बता देंगे। तो यहाँ पर पैमाने का उपयोग हम किसके करते हैं? पैमाने का उपयोग हम बहुत बड़े वृहद क्षेत्र को जब हमें कागज के एक छोटे टुकड़े पर दर्शाना होता है, तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? हम दूरी के लिए एक पैमाने का उपयोग किया करते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल सा उदाहरण है कि ये बाजार है, बाजार और रेलवे स्टेशन के बीच की जो दूरी है
वो समझ लीजिए वास्तव में कितनी है, वास्तव में समझ लीजिए 100 किलोमीटर है। अब मुझे कागज पर बताना है, तो कागज पर बताने के लिए मैं क्या करूंगा, कोई एक पैमाना ले लूंगा। जैसे मैं पैमाना ले लूंगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले लिया मैंने, 10 किलोमीटर। कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 100 किलोमीटर मैं 10 का भाग दे दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो मैं जब कागज पर इसको बनाऊंगा तो बाजार और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितने रखूंगा, 10 सेंटीमीटर रखूंगा, क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी को मैं कागज पे नहीं बता सकता। ठीक, आगे बढ़े। आगे है दिशा। देखो ज्यादातर मानचित्रों के अंदर उ अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो किसको बताता है, उत्तर दिशा को। आपने देखा होगा ज्यादातर नक्शों के अंदर एक ऐसे तीर बना होता है और ऊपर क्या लिखा होता है, उ। इसका मतलब ये किसको बता रहा है, उत्तर दिशा को। जब ये भाग उत्तर दिशा को बता रहा है तो नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा को बताएगा, इस तरफ का भाग पूर्व दिशा को और इस तरफ का भाग पश्चिम दिशा को बताएगा, है ना। तो मुख्य दिशा कितनी है, मुख्य दिशाएं आपकी 4 होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। जैसा कि आपको यहाँ पर इसके अंदर भी दिख रहा है, ये जो आपका एक दिशा सूचक यंत्र है उसमें भी ऊपर की तरफ उत्तर है, इधर नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं जिन्हें क्या कहेंगे, जिन्हें हम प्रधान बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान बिंदु। इसके अलावा मध्यवर्ती दिशाएं भी होती है, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या होगी, उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होगी, उत्तर पश्चिम होगी। तो ये कौन सी दिशा होगी, मध्यवर्ती दिशा होगी। तो 4 मुख्य दिशा है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, और 4 आपकी मध्यवर्ती दिशा, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम। आगे बढ़े, तीसरा घटक था वो था प्रतीक चिन्ह। क्या था, प्रतीक चिन्ह। कि मानचित्र पर उपलब्ध सीमित स्थान पर अधिक विवरण दर्शाने के लिए विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़क, रेलवे लाइन, नदी, मंदिर आदि के लिए मानक प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भारत के अंदर प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण करता है वो करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। यानी जब हमें कागज के टुकड़े के ऊपर अलग अलग आकृतियों जैसे भवन, सड़क, रेलवे लाइन, नदी, मंदिर, गिरजाघर, डाकघर, कब्रिस्तान, बस्तियां, वृक्ष, घास, नदी, कुएं, ऐसी चीजों को जब हमें कागज के ऊपर बनाना होता है तो हमने क्या कर रखा है, पहले से कुछ फिक्स आकृतियां कर रखी है। उन आकृतियों की मदद से हम क्या करते हैं, उन्हें नक्शे के अंदर बता देते हैं। और ये आकृतियां निर्धारित करने का काम कौन करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है, ताकि सभी नक्शों के अंदर एक जैसी आकृतियां बने, ताकि सभी लोग इन्हें आसानी से समझ सके। जैसे ऊपर देखो, रेलवे लाइन से संबंधित आकृति दी गई है। पहली आकृति बड़ी लाइन की, दूसरी छोटी लाइन की, तीसरी रेलवे स्टेशन की। इसके बाद सड़कों की आकृति दी गई है। पहली जो आकृति है वो पक्की सड़क की, दूसरी कच्ची सड़क की। फिर सीमाओं की, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और जिला। अंतरराष्ट्रीय मतलब 2 देशों के बीच, तो 2 देशों के बीच पहली वाली सीमा का निशान होगा, राज्य सीमा के लिए दूसरी वाला का चिन्ह और जिला सड़क के लिए तीसरा चिन्ह। इसी तरह नदी, कुओं, तालाब, नहर और सेतु, तो नदी के लिए पहला सिंबल, कुएं के लिए दूसरा सिंबल, तालाब के लिए तीसरा, चौथे के लिए नहर, पांचवा आपका सेतु का। इसी तरह मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, इनके लिए अलग अलग आकृति है। फिर डाकघर, डाक, टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन, इनके लिए अलग प्रतीक है। बस्तियों और कब्रिस्तान के लिए अलग है, वृक्ष और घास के लिए अलग है। तो ये सारे अलग अलग प्रतीक चिन्ह है जो एक नक्शे के अंदर काम में लिए जाते हैं। आगे समझ में, तीनों घटकों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। आगे बात करें ग्लोब और निर्देशांक प्रणाली कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब कुछ नहीं है, पृथ्वी का एक गोलाकार मॉडल है। देखो पृथ्वी बहुत बड़ी है, तो उस बहुत बड़ी पृथ्वी को हमें समझाने के लिए क्या कर दिया, एक छोटे से गोले की आकृति के रूप में उसको डिफाइन कर दिया कि पृथ्वी इतनी बड़ी न हो कि क्या है, ये एक छोटा सा गोला है, ताकि हमें पढ़ने, समझने या किसी को एक्सप्लेन करना हो तो हम उसे आसानी से उस ग्लोब के माध्यम से समझा सके, है ना।
तो ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा गोलाकार मॉडल है। क्योंकि पृथ्वी लगभग गोलाकार है, इसीलिए एक ग्लोब किसी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। यानी जब हमें पृथ्वी के भूगोल को समझाना होता है तो इस बहुत बड़ी पृथ्वी को हम एक छोटे से ग्लोब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक जैसे यहां पर देखो, पूरे विश्व को एक ग्लोब के ऊपर डायग्राम के रूप में यानी मानचित्र के रूप में अंकित किया गया है। तो जब हमें पूरी पृथ्वी के अलग अलग स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो इस ग्लोब को देखकर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा भाग पृथ्वी के कौन सी तरफ है, कहां पर है, उसकी स्थिति क्या है, उसके आस पड़ोस में क्या है, ये सारी चीजें हम वहां से पता कर सकते हैं। तो ग्लोब कुछ नहीं है, पृथ्वी का एक छोटा गोलाकार या प्रतीकात्मक मॉडल है जो पृथ्वी को एक छोटे रूप के अंदर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आगे बात करते हैं, वो है निर्देशांक। देखो निर्देशांक का मतलब क्या है, निर्देश धन अंक। क्या मतलब है, निर्देश धन अंक, यानी कि कोई भी अंक या संख्या जो हमें किसी स्थान के बारे में निर्देश देता है कि वो कहां पर स्थित है। यानी जब हमें मानचित्र यानी नक्शे के ऊपर किसी भी स्थान की जो लोकेशन है उस लोकेशन का यदि बहुत अच्छे से निर्धारण करना है, उस स्थान की लोकेशन पता करनी है, तो वो हमें जानकारी कहां से मिलेगी, वो हमें जानकारी मिलेगी निर्देशांक प्रणाली से। निर्देशांक प्रणाली की मदद से हम नक्शे के ऊपर कौन सा स्थान कहां पर स्थित है, उसकी जो लोकेशन है उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। अक्षांश और देशांतर ये दोनों मिलकर किसी स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। अक्षांश और आपके देशांतर ये दोनों मिलकर किसी स्थान की लोकेशन यानी कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके लोकेशन को बताने का काम करते हैं। जैसे यहां पर एक चित्र दिख रहा है, सिंपल सा चित्र है। जैसे मैंने कहा कि मुझे इस मोहरे की स्थिति पता करनी है कि ये इस नक्शे के ऊपर कहां पर है, तो आप जनरली देखकर क्या कहोगे कि सर मैं जब नीचे से ऊपर की तरफ चलूंगा तो इस कॉलम के अंदर ये चौथे नंबर पे आएगा, और जब मैं यहां पर कहां चलूंगा, यहां पर 4 से दाई तरफ चलूंगा तो भी ये कौन से स्थान पर आएगा, चौथे नंबर पे आएगा। यानी यदि मैं गणित की भाषा में बात करूं तो एक्स अक्ष पर भी ये 4 है और वाई अक्ष पर भी इसका मान कितना है, इसका मान 4 है। तो इस तरह ये क्या है, ये इस मोहरे की लोकेशन बताने का काम कर रहा है कि ये एक्स अक्ष पे कौन से स्थान पर है और वाई अक्ष पर कहां पर है। आगे देखो, इसी से संबंधित एक और चित्र दिया हुआ है। जैसे यहां पर ये एक बिंदु यहां पर दिया हुआ है और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, 2 और 3 है। जैसे आपका 0 है, 0 को क्या कहेंगे, 0 को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0, जहां से हम दूरी की गणना किया करते हैं, है ना। यानी कि निर्देश तंत्र की शुरुआत हम 0 से करते हैं। देखो जब आप 0 से ऊपर की तरफ यानी उत्तर दिशा की तरफ चलोगे तो ये कौन सा अक्ष होगा, वाई अक्ष। तो वाई अक्ष पे मान कितना है, वाई अक्ष पे इसका जो मान है वो है आपका 3, और एक्स अक्ष पे जब आप 0 से इस तरफ चलोगे पूर्व दिशा में तो कितना मान है, तो इसका मान 2 है। यानी हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु से ये 2 कदम पूर्व की तरफ और मूल बिंदु से उत्तर की तरफ कितना है, 3 कदम पर ये स्थित है। तो ये जो 2 और 3 है ये इस बिंदु की स्थिति बताने का काम कर रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम निर्देशांक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं की कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है अथवा अक्षांश क्या होते हैं। तो देखो, यह भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी का माप है। अक्षांश क्या है, भूमध्य रेखा से कोई स्थान कितनी दूरी पर स्थित है इसकी जो माप है वो कौन बताता है, वो अक्षांश बताता है। देखो भूमध्य रेखा ये रही, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। देखो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो अक्षांश रेखा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है जो भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। देखो आपको ये देखो क्या है, आपका ये पूर्व दिशा है और ये आपकी पश्चिम दिशा है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको जो ये लाइनिंग दिख रही है
ये सब क्या है, ये सब आपकी अक्षांश रेखा है। पूर्व से पश्चिम तक ये खींची गई जो आडी रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं, ये आपकी अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा अथवा विषुवत व्रत कहेंगे। अक्षांश व्रत भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर छोटे होते जाते हैं, यानी जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई भी क्या होती है, घटती जाती है ना। बात करें उत्तरी ध्रुव की, तो उत्तरी ध्रुव का मान कितना है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, हम दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। आपका जो उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मौजूद है और जो आपका दक्षिणी ध्रुव है वो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मौजूद है। तो ये जानकारी थी अक्षांश रेखाओं के बारे में। सिंपल सा आपको याद रखना है, अ से मतलब आड़ी रेखा, ग्लोब के ऊपर खींची गई जो आड़ी रेखाएं हैं, यानी जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं हैं, वो कौन सी रेखा है, आपकी अक्षांश रेखा है। आगे बात करें देशांतर की, तो देखो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने वाली जो आपकी अर्धवृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें क्या कहेंगे, देशांतर अथवा याम्योत्तर कहेंगे। देखो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ये जो खड़ी रेखाएं खींची गई है इनको हम क्या कहेंगे, याम्योत्तर अथवा देशांतर रेखाएं कहेंगे। इंग्लैंड में ग्रीनविच से गुजरने वाली याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर माना गया है, जिसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाता है। यानी कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली जो याम्योत्तर या जो देशांतर रेखा है उसे प्रमुख याम्योत्तर या देशांतर रेखा माना गया है। इसका मान क्या है, 0 डिग्री देशांतर, यानी जो ग्रीनविच रेखा है उसका मान कितना है, 0 डिग्री देशांतर। देशांतर का मान 0 से 180 डिग्री तक पूर्व और पश्चिम की ओर क्या होता है, बढ़ता जाता है। देशांतर का मान 0 से 180 डिग्री तक पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है। भारत में प्राचीन काल में उज्जैन से गुजरने वाली एक प्रमुख याम्योत्तर थी जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। भारत के अंदर प्राचीन समय की बात करें तो जो भारत की मध्य रेखा थी उसे माना जाता था जो उज्जैन से होकर गुजरती थी। आगे देखो यह चित्र बता रहा है कि प्रमुख याम्योत्तर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। देखो ये नक्शा क्या बता रहा है, ये नक्शा ये बता रहा है कि ये हमारा पहला चित्र है वो एक ग्लोब है, ठीक है। देखो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई जो आड़ी रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखाएं हैं और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या है, वो आपकी देशांतर रेखाएं हैं। फिर बात दूसरे चित्र के अंदर बताया गया है कि जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो क्या करती है, वो ग्लोब को दो भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के अंदर बांटने का काम करती है। वही जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, जो आड़ी रेखाएं हैं, वो आपके ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बांटने का काम करती है। ये चित्र के अंदर बताया गया है। आगे बढ़े, देशांतर और समय ये दोनों आपस में कैसे संबंधित हैं इसको हम समझते हैं। देखो पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री। पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर या अपनी धुरी के ऊपर कितना घूमती है, 24 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा करती है, यानी 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, एक घंटे के अंदर पृथ्वी है वो 15 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 15 डिग्री देशांतर घूमती है। मतलब क्या हुआ, 15 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय में एक घंटे का फर्क आ जाता है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के ऊपर स्थानीय समय में कितने घंटे का गैप आ जाता है, एक घंटे का गैप आ जाता है ना। क्योंकि देखो 360 के अंदर जब आप किसका भाग दोगे, 360 के अंदर आप 24 का भाग दिया तो कितना आ गया, 15 डिग्री देशांतर आ गया, 15 डिग्री प्रति घंटे। अब एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो 60 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 मिनट। कितना आएगा, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है,
4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो 15 मिनट के अंदर, सॉरी 15 डिग्री देशांतर को पार करना है तो कितना समय लगेगा? 60 मिनट, यानी 1 घंटा। तो प्रमुख याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय क्या होता है? जुड़ता है। जब हम मुख्य याम्योत्तर इस जीरो से पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय क्या होगा? जुड़ेगा। और जब हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा? समय आपका घटेगा। जैसा कि यहां पर चित्र में दिया हुआ है कि 0 डिग्री, समझ लीजिए ये क्या है? ये हमारी मुख्य याम्योत्तर है। जब यहां से हम 15 डिग्री पूर्व की तरफ चलेंगे तो कितना घंटे का समय जुड़ जाएगा? 1 घंटे का समय जुड़ जाएगा जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे। और जब हम मुख्य याम्योत्तर से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो प्रत्येक 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय क्या होगा? कम होगा, घटेगा। आ गया समझ में यहां तक बात? हमने क्या जाना कि पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूमती है। मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में वो कितना घूम रही है? 15 डिग्री देशांतर घूम रही है। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा। तो जब मुख्य याम्योत्तर से पूर्व की तरफ 15 डिग्री चलेंगे तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा, 1 घंटा जुड़ेगा। और जब हम आपके मुख्य याम्योत्तर से 15 डिग्री देशांतर पीछे की तरफ चलेंगे तो 1 घंटे का समय क्या होगा? घटेगा। आगे समझ में? आगे बात करें। आगे है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। तो किसी देश के भीतर समय की एक रूपता के लिए अधिकतर देश अपने मध्य से गुजरने वाली किसी याम्योत्तर पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। देखो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? हमने पीछे पढ़ा कि 15 डिग्री देशांतर के अंतर के ऊपर कितने समय का अंतर आ जाता है? 1 घंटे का। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसमें लगभग कितना गैप है? 30 डिग्री का। कितना गैप है? 30 डिग्री का। तो इस हिसाब से तो यदि मैं गुजरात और लगभग अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो दोनों के अंदर घड़ी का जो समय है उसमें कितने का अंतर आ जाएगा? उसमें 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। मतलब कोई घड़ी गुजरात के अंदर और कोई घड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो दोनों घड़ी के समय में कितना गैप बताएगा? 2 घंटे का। ये तो समस्या हो जाएगी। जैसे गुजरात के अंदर 2 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में घड़ी में कितना बताएगा? 4 बज रहे हैं। तो ये तो सबके लिए समस्या है। जैसे जैसे हम स्थान बदलेंगे तो देशांतर का मान भी बदलेगा, और जब देशांतर का मान बदलेगा तो समय का मान भी अलग बताएगा। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर हुआ क्या? तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया? मानक समय का निर्धारण किया गया है। तो निर्धारण किया गया है, मानक समय का निर्धारण किया गया है, ताकि पूरे देश के अंदर समय की क्या बनी रहे? समय की एक रूपता बनी रहे। एक देश के भीतर आप जब भी किसी भी स्थान पर जाए तो सभी जगह घड़ी के अंदर एक समान समय दिखाई दे। इसके लिए हमने क्या किया है? मानक समय का निर्धारण किया है। और मानक समय के लिए हमने उस देशांतर रेखा को चुना है जो देश के लगभग मध्य से यानी बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक, देखें आगे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कि सबसे पहले हमने विश्व के अंदर कौन सी मानक रेखा का चयन किया है। तो 0 डिग्री हमारी जो प्रधान देशांतर रेखा है उसको विश्व की मानक समय रेखा माना गया है। 0 डिग्री जो हमारी प्रधान देशांतर रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला अथवा ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो इसका मान कितना है? 0 डिग्री देशांतर है, और इसे 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा भी हम कहते हैं। ये कहां से होकर गुजरती है? तो इंग्लैंड के अंदर लंदन के समीप एक शहर पड़ता है ग्रीनविच, वहां से गुजरती है। और इसका मान कितना है? 0 डिग्री देशांतर रेखा इसका मान है, जिसे हमने विश्व के लिए प्रमुख याम्योत्तर के रूप में चुना है। देखो ग्रीनविच नामक शहर से गुजरने की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? ग्रीनविच रेखा रखा गया है। और विश्व भर के अंदर जो मानक समय जोन है वो कहां से निर्धारित किया जाता है? वो ग्रीनविच रेखा से ही ज्ञात किया जाता है कि कौन से देश के अंदर कौन सा समय दिखाई देगा, वो विश्व के समय से कितना आगे होगा या कितना पीछे होगा। ये कहां से निर्धारित होता है? ये ग्रीनविच रेखा से ही निर्धारित होता है। अभी हमने देखा था कि 0 डिग्री देशांतर से जब हम पूर्व की तरफ चलते हैं तो समय क्या होता है? समय जुड़ता है। जब हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय जुड़ेगा, और जब 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय क्या होगा? तो समय आपका घटेगा। और प्रत्येक 15 डिग्री के ऊपर, 15 डिग्री देशांतर के ऊपर कितना समय का फर्क पड़ता है? 1 घंटे समय का फर्क पड़ता है।
है ना। तो इसीलिए 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मीन रेखा यानी GMT अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी आपको पूछे कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के रूप में किसको माना जाता है, तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, उसे क्या कहा गया है, उसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा माना गया है। और जब हम 0 डिग्री प्रधान रेखा से पूर्व की तरफ चलेंगे तो समय जुड़ेगा, और जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। आगे बात करें भारतीय मानक समय की, कि भारत के अंदर जो समय का निर्धारण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। तो हमारा जो भारत देश है वो कौन से देशांतर में स्थित है, तो भारत है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी भारत विश्व के मानचित्र में कहां पर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। और 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। इसको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा या मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि ग्रीनविच समय से कितना आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। जो ग्रीनविच समय से कितना आगे हैं, 5.5 घंटे। मतलब जैसे इंग्लैंड के अंदर दोपहर का 1 बज रहा है, इंग्लैंड के अंदर दोपहर का 1 बज रहा है, तो भारत के अंदर आप 5.5 घंटे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यानी भारत में समय कितना बज रहा होगा, भारत के अंदर शाम के 6:30 बज रहे होंगे। तो भारत का जो समय है वो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है उससे कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। और जो भारत की मानक समय रेखा है वो भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का शहर है इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर एक गांव पड़ता है मिर्जापुर, और मिर्जापुर के निकट एक छोटा सा गांव है नैनीग्राम, वहां से होकर ये गुजरती है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मिर्जापुर के निकट एक छोटा सा गांव है नैनीग्राम, वहां से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय IST की जो स्थापना की गई है वो स्थापना की गई है 1 सितंबर 1947 को। यानी हमने IST जो भारत का मानक समय निर्धारण किया है वो कब किया है, 1 सितंबर 1947 को। ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो देखो एक राज्य है यूपी, यानी ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, पहला यूपी, छत्तीसगढ़, फिर ये आपका मध्य प्रदेश, 3 हो गए, इधर चौथा उड़ीसा, और इधर है आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो क्या होती है, गुजरती है। ठीक, आगे बात करें समय क्षेत्र टाइम जोन की, तो विश्व को मानक समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो मोटे तौर पर 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्रों का पालन करते हैं। कि हमने देखा था कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर कितना फर्क आ जाता है, 1 घंटे का फर्क आ जाता है। तो कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होने के कारण एक से अधिक मानक समय को अपनाया गया है। अब कई सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जिनका विस्तार बहुत ज्यादा है। अब जब विस्तार बहुत ज्यादा है तो वहां पर क्या किया गया है, वहां पर एक से अधिक मानक समय को निर्धारित किया गया है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें जो मानक समय रेखा मानी गई है वो कितनी मानी गई है, 7, यानी वहां पर 7 समय जोन है। रूस के अंदर 11 समय जोन है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 समय जोन को अपनाया गया है क्योंकि इनका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है ना। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और दिए हुए हैं। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है, जापान को। अर्धरात्रि या मध्य रात्रि के सूर्य का देश ये नॉर्वे को कहा जाता है, क्योंकि नॉर्वे के अंदर लगभग रात्रि के 12 बजे एक बार सूर्य दिखाई देता है। इस वजह से मध्य रात्रि का सूर्य का देश या अर्धरात्रि का सूर्य का देश किसे कहा गया है, नॉर्वे को। और डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा गया है, ब्रिटेन को कहा गया है। तो ये जानकारी भी आपको याद रखनी है। आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अभी हमने क्या पढ़ा था, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, है ना, कि घड़ी के अंदर समय का निर्धारण कैसे किया गया है। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, कि जो हमने ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार ये डिसाइड किए हैं, ये आखिर कैसे किए हैं, ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो प्रमुख याम्योत्तर के बिल्कुल विपरीत है। यानी जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है
वो कहां पर निर्धारित की गई है? 180 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर निर्धारित की गई है। जो हमारी प्रमुख याम्योत्तर है यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसके ठीक क्या है? उल्टी है, विपरीत है। इस रेखा को पार करने का तिथि में एक दिन का परिवर्तन हो जाता है। यानी जब हम इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेते हैं तो एक दिन का क्या हो जाता है? फर्क आ जाता है। जैसे वहां पर क्या हो रहा था, जब हम 15 डिग्री देशांतर को पार कर रहे थे तो कितना फर्क पड़ रहा था? 1 घंटे का फर्क पड़ रहा था। वही यहां पर क्या है, जब हम 180 डिग्री देशांतर को पार कर लेंगे तो कितने का फर्क पड़ेगा? एक दिन का फर्क पड़ जाएगा। पूर्व की ओर यात्रा करने पर, इसे पार करने पर एक दिन घटाया जाता है। अब यहां पर उल्टा है। अब यहां पर जब हम आपके मुख्य जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वहां से पूर्व की तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे? पूर्व की तरफ चलने पर दिन को घटाया जाएगा, और जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो दिन को क्या जाएगा? दिन को जोड़ा जाएगा। यह रेखा सीधी नहीं है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है यह बिल्कुल एक सीधी रेखा नहीं है। ये क्यों नहीं है सीधी? ताकि किसी एक देश को दो अलग अलग तिथियों में विभाजित होने से बचाया जा सके। क्योंकि ये जो तिथि रेखा निर्धारित की गई है इसको सीधी इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हो सकता है कि ये किसी देश को दो अलग अलग तिथियों के अंदर विभाजित नहीं करे। ऐसा नहीं हो कि एक ही देश के दो अलग अलग भागों में अलग अलग दिन हो, एक भाग में सोमवार हो और एक भाग में मंगलवार हो। तो इस प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कैसा बनाया गया है? तिरछी बनाया गया है। ये बिल्कुल सीधी नहीं है। तो यहां पर हमने क्या जाना? यहां पर हमने जाना अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कि 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, और इस रेखा को एक बार पार करने पर कितने दिन का फर्क आ जाता है? एक दिन का फर्क आ जाता है। जब हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो एक दिन को घटाएंगे, और जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो एक दिन को जोड़ देंगे। आगे बढ़े हम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के प्रथम अध्याय पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से समझा है। उम्मीद करता हूं चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।